प्रोसेस मैनेजमेंट में हम लोगों ने काफी सारी चीजें डिस्कस कर ली थी। क्या चीजें डिस्कस कर ली थी, एक बार शॉर्ट ओवरव्यू दे रहा हूँ। आप लोग पिछले वीडियो में जाकर ये सारी चीजें आप देख सकते हैं। प्रोसेस मैनेजमेंट में मैंने बता दिया था कि प्रोसेस क्या होती है। जब भी कभी हमारा कोई प्रोग्राम अगर हार्ड डिस्क में रखा हुआ होता है और अगर उसको रैम एलोकेट हो जाती है और सीपीयू में एग्जीक्यूशन के लिए आ जाता है, तो हम उसको बोलते हैं प्रोसेस। तो जब तक वो हार्ड डिस्क में रखा हुआ होता है तो वो पैसिव एंटिटी होती है, जब तक उसको प्रोग्राम बोलते हैं, और जब एक्टिव हो जाता है तो हम उसको प्रोसेस बोलते हैं। ठीक है, ये बात मैंने आप लोग को बताई। मैंने आपको ये बताया था कि प्रोग्राम में टोटल 6-7 सेक्शंस होते हैं, जिसमें कि टेक्स्ट सेक्शन, प्रोग्राम काउंटर, स्टैक सेक्शन, हीप सेक्शन और डेटा सेक्शन होता है। तो जो हमारे ग्लोबल वेरिएबल होते हैं वो डेटा सेक्शन में आते हैं। जो मेलॉक केलॉक की मदद से जो एलोकेशन होता है वो हीप में होता है। और जितने भी लोकल वेरिएबल्स या फिर पैरामीटर्स जो हम पास करते हैं वो स्टैक सेक्शन में आता है। ये बातें मैंने आपको बता दी थी। और प्रोसेस की जो स्टेट्स है वो मैंने बता दी थी कि पहले न्यू स्टेट में होता है जब वो हार्ड डिस्क में होता है। उसके बाद जब उसको रैम एलोकेट हो जाती है तो वो रेडी स्टेट में आ जाता है। जब उसको सीपीयू एलोकेट हो जाता है तो वो रनिंग स्टेट में आ जाता है। फिर बीच में इंटरप्ट आ सकता है या फिर वेटिंग आउटपुट में, इनपुट आउटपुट के लिए वेटिंग क्यू में जा सकता है। और फिर दोबारा से रेडी क्यू में जाएगा और रेडी क्यू से ही रनिंग स्टेट में आएगा। और फिर जब प्रोसेस अपना काम खत्म कर देगी तो उस प्रोसेस हो जाएगी टर्मिनेट। तो ये सारी उसकी प्रोसेस की स्टेट्स मैंने आप लोगों को बताई थी। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि हर एक प्रोसेस अपना एक प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक मेंटेन करता है, जिसमें उससे रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन होती है, लाइक प्रोसेस आईडी, प्रोसेस स्टेट, प्रोग्राम काउंटर, लिस्ट ऑफ क्लोज फाइल एंड ओपन फाइल, मेमोरी मैनेजमेंट, सीपीयू शेड्यूलिंग। ये सारी चीजें हर एक प्रोसेस के रिगार्डिंग उस प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक में सेव होती है। तो यहाँ तक कि मैंने आप लोग को सारी चीज बता दी थी कि हर एक प्रोसेस का एक प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक होता है। तो जब भी कभी कंप्यूटर को एक प्रोसेस को छोड़कर दूसरे प्रोसेस के ऊपर जाना होता है और जब वो दोबारा से उस प्रोसेस पे आता है तो उस प्रोसेस के कंट्रोल ब्लॉक को देखकर उसे पता चल जाता है कि उस प्रोसेस ने कहाँ तक का कोड एग्जीक्यूट किया था, उसके लोकल वेरिएबल और रजिस्टर्स पे कौन कौन सी वैल्यूज सेट थी, कौन सी स्टेट में वो था, कौन सी फाइल्स को उसने ओपन करके रखा था, कौन सी फाइल क्लोज कर दी थी, कौन सी शेड्यूलिंग एल्गोरिथम को यूज कर रहा था। ये सारी बातें जो है उस प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक को देखकर कब सीपीयू को समझ में आ जाता है। और वो जब दोबारा से उस प्रोसेस को एग्जीक्यूट करता है तो उसको शुरुआत से एग्जीक्यूट नहीं करना पड़ता। जहां तक उसका एग्जीक्यूशन हो चुका था उसके आगे से ही उसका एग्जीक्यूशन वो स्टार्ट करता है। ये मैंने आप लोग को प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक के बारे में बता दिया था। और प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक को ही हम टीसीबी भी बोलते हैं, टास्क कंट्रोल ब्लॉक। तो प्रोसेस बोल दो चाहे टास्क बोल दो चाहे जॉब बोल दो, एक ही बात है। ठीक है, ये सारी बातें मैंने आप लोगों को बता दी थी। आगे हम अब इसको एक डायग्राम से समझते हैं। देखिए, जैसे कि मान लीजिए कि दो प्रोसेसेस हैं हमारे पास। एक है प्रोसेस 0 और एक है हमारे पास प्रोसेस 1। ठीक है, हमारे पास ये दो प्रोसेस है। अब ऑपरेटिंग सिस्टम क्या कर रहा है, इस प्रोसेस 0 को चला रहा है। हम मान के चल रहे हैं कि एट ए टाइम एक ही प्रोसेस एग्जीक्यूट हो सकती है, एक से ज्यादा प्रोसेस एग्जीक्यूट नहीं हो सकती। अभी हम ये मान के चल रहे हैं। ठीक है, तो प्रोसेस 0 जो है वो एग्जीक्यूट हो रही है। ठीक है, तो प्रोसेस 0 एग्जीक्यूट हो रही है, मतलब यहाँ से यहाँ पे प्रोसेस एग्जीक्यूट हुई। और इस समय प्रोसेस 1 जो है वो नहीं चल रही। इस समय क्या हुआ, प्रोसेस 1 नहीं चल रही है। ठीक है, मैं इसको एक लाइन खींच देता हूँ यहाँ पर। ठीक है, मैं कुछ लाइंस खींच देता हूँ। जिससे कि आपको समझने में आसानी होगी। ठीक है, ये मैंने कुछ लाइंस खींच दी हैं। अब इसको जरा ध्यान से देखना। बहुत सिंपल सी बात है लेकिन आपको आ जाएगा समझ में। अब यहाँ से यहाँ तक में प्रोसेस P0 जो है वो एग्जीक्यूट हो रही है। ठीक है, ये जो यहाँ से यहाँ तक ये जो एरो दिख रहा है ब्लू कलर का, यहाँ से यहाँ तक में प्रोसेस एग्जीक्यूट हुई। अभी इस समय प्रोसेस P1 नहीं आई। फिर प्रोसेस P1 चलना चालू चाह रही है कि वो एग्जीक्यूट हो। तो क्योंकि हो सकता है कि प्रोसेस P1 को अगर हमें चलाना है तो प्रोसेस P0 को बाहर भेजना पड़ेगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा कि प्रोसेस P0 को हम रोक देंगे, सेव द स्टेट इनटू पीसीबी 0, और प्रोसेस 0 के करस्पॉन्डिंग जो सारी डिटेल्स है उसको हम सेव कर देंगे पीसीबी में, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक में। और क्योंकि वो प्रोसेस 0 के रिगार्डिंग है इसलिए हम उसको बोल रहे हैं पीसीबी 0। ठीक है, और हो सकता है कि प्रोसेस P1 ऑलरेडी पहले से चल रही होगी। तो फिर अब हमें प्रोसेस P1 को एग्जीक्यूट करने से पहले प्रोसेस के रिगार्डिंग
प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक को रीलोड करना पड़ेगा। तो प्रोसेस P1 के रिगार्डिंग जो डिटेल्स होंगी वो कहाँ पर सेव होंगी, वो सेव होंगी प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक 1 में, ठीक है, पीसीबी 1 में। तो प्रोसेस 0 के करस्पॉन्डिंग जो भी डिटेल है वो कहाँ सेव होगी, पीसीबी 0 में। और प्रोसेस 1 के रिगार्डिंग जो भी सारी डिटेल्स सेव होगी वो कहाँ पर सेव होगी, पीसीबी 1 में। तो हमने क्या किया, अगर हमें प्रोसेस P1 को P0 को छोड़कर P1 के पास जाना है तो पहले P0 के रिगार्डिंग जो सारी डिटेल है उसको पीसीबी 0 में सेव करेंगे और प्रोसेस P1 को स्टार्ट करने से पहले उसकी सारी डिटेल्स को रीलोड करेंगे। और इतनी देर हमारा जो कंप्यूटर है वो आइडल बैठा होगा, मतलब कि सीपीयू कोई भी काम नहीं कर रहा है, वो खाली बैठा हुआ है। और जब सारी प्रोसेस के 1 के रिगार्डिंग सारी डिटेल्स रीलोड हो जाएंगी उसके बाद जो है हमारा प्रोसेस 1 जो है वो एग्जीक्यूट होना स्टार्ट होगा। तो प्रोसेस 1 कहाँ से कहाँ तक एग्जीक्यूट हुआ, यहाँ से यहाँ तक। और प्रोसेस 0 कहाँ पे एग्जीक्यूट हुई, यहाँ से यहाँ पर। और इसके बीच में ना ही कोई प्रोसेस 0 एग्जीक्यूट हुई, ना ही प्रोसेस 1 एग्जीक्यूट हुई। सिर्फ क्या हुआ, कंटेक्स्ट स्विच हुआ। इसको हम बोलते हैं कंटेक्स्ट स्विच होना। मतलब कि कंप्यूटर जो है, सीपीयू जो है, तो प्रोसेस 0 को छोड़कर P1 के पास आया और P0 प्रोसेस को छोड़कर P1 प्रोसेस के पास आने के बीच में उसने क्या काम किया, उसने प्रोसेस P0 से रिलेटेड सारी चीजों को सेव किया और P1 से रिलेटेड सारी चीजों को रिलोड किया। और इतनी देर में फिर P1 चला। उसके बाद में फिर हो सकता है कि कोई इंटरप्ट आ जाए, सिस्टम कॉल आ जाए और दोबारा से P1 को छोड़कर अब उसको किसके पास जाना है, P0 के पास जाना है। तो बिल्कुल वो फिर वही काम करेगा कि अगर, क्योंकि उसको P1 को छोड़ना है तो P1 को छोड़ने से पहले P1 के रिगार्डिंग जो भी सारी डिटेल है उसको वो सेव करेगा। तो पीसीबी 1 प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक 1 में वो प्रोसेस 1 के रिगार्डिंग सारी डिटेल्स को वो सेव करेगा। जैसे कि पहले P0 को किया था सेव, वैसे ही P1 के लिए भी सारी डिटेल्स को वो सेव करेगा प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक 1 में। और फिर उसके बाद वो रिलोड करेगा प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक 0 की सारी चीजें। और इतनी देर जो है वो कंप्यूटर आइडल बैठा होगा, कोई भी काम नहीं कर रहा है। क्यों, क्योंकि वो अभी क्या कर रहा है, वो सिर्फ प्रिपेयर हो रहा है, रेडी हो रहा है दूसरी प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने के लिए। तो पहले वो P1 से रिलेटेड सारी डिटेल्स को वो सेव कर रहा है और P0 से रिलेटेड सारी चीजों को एक्सट्रैक्ट कर रहा है, रीलोड कर रहा है। और उसके बाद जो है P0 स्टार्ट होगा। तो अगर आप देखोगे तो P0 पहले यहाँ पर चला और P0 फिर यहाँ पर चला और यहाँ से यहाँ तक इतनी देर जो है हमारा P0 नहीं बैठ चला। मतलब P0 जो प्रोसेस है वो आइडल बैठा रहा, खाली बैठा रहा। कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक। जिसमें से आधी देर कुछ टाइम ऐसा हुआ कि प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक सेव हुआ, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक रिलोड हुआ, फिर प्रोसेस P1 चली, फिर प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक 1 सेव हुआ और प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक 0 जो है वो रिलोड हुआ। और इतनी देर जो है प्रोसेस P0 जो है वो खाली बैठी रही। और P1 कितनी देर खाली बैठा रहा, P1 पहले खाली बैठा था कुछ देर के लिए जब प्रोसेस 0 के रिगार्डिंग प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक सेव हो रहा था और रीलोड हो रहा था। फिर वो थोड़ी देर उसने काम किया प्रोसेस 1 ने और फिर से कंटेक्स्ट स्विच हुआ। तो कंट्रोल जो है P0 के पास जाने से पहले P1 से रिलेटेड सारी चीजों को उसने सेव किया और रीलोड किया। तो आपको समझ में आया कि किस तरह से दो प्रोसेसेस चलती हैं कंप्यूटर में। पहले एक प्रोसेस चलती है, थोड़ी देर वो चलती है। अगर किसी दूसरी प्रोसेस को अगर एंटर करना होता है तो पहले P0 से रिलेटेड सारी चीजों को हमें सेव करना पड़ता है प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक में। और जिस प्रोसेस को स्टार्ट करना है उससे रिलेटेड सारी चीजों को हमें रिलोड करके लेकर आना पड़ेगा प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक से। और फिर जब हम दोबारा से अगर हमें प्रीवियस प्रोसेस पे जाना है तो सेम इस प्रोसेस के रिगार्डिंग हमें सारी डिटेल्स को हमें सेव करना पड़ेगा प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक में। और फिर दूसरी प्रोसेस जिसको हमें स्टार्ट करना है उसके प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक को रीलोड करना पड़ेगा। और जितनी देर हम प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक को सेव कर रहे हैं और दूसरे प्रोसेस के रिगार्डिंग प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक को रीलोड कर रहे हैं उतनी देर हमारा कंप्यूटर खाली बैठा होता है। और ऐसी कंडीशन को हम बोलते हैं आइडल। उतनी देर वो आइडल बैठा होता है, खाली बैठा होता है, कोई भी काम हमारे यूजफुल वाला वो नहीं कर रहा होता है। आया समझ में? आगे आप लोग को समझ में कि किस तरह से कंप्यूटर जो होता है, हमारा सीपीयू जो होता है वो एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस पे जाता है। आई बात समझ में? सार्थक, शशि, सुरेश, गुड मॉर्निंग। आगे बात समझ में आप लोगों को इसकी? इसमें तो किसी कोई डाउट नहीं है, क्लियर है? आगे बढ़े।
ठीक है, देखो क्या मैंने समझाया दीपिका, समझो पहले। मैं सिर्फ ये समझाना चाह रहा हूँ कि किस तरह से कंप्यूटर जो है, ऑपरेटिंग सिस्टम जो है, दो प्रोसेसेस को मैनेज करता है। मतलब कैसे वो दो प्रोसेसेस को एक साथ एग्जीक्यूट करने की कोशिश करता है। तो एक साथ तो एग्जीक्यूट कर नहीं सकता वो, मान के हम चल रहे हैं कि हमारे पास एक ही कोर है, तो वो कैसे करेगा वो? क्या सेव करना या रिलोड करने का कोई प्रायोरिटी भी है? बिल्कुल, सेव करना और रिलोड करने की प्रायोरिटी इस पर डिपेंड करती है कि कौन सी प्रोसेस को हम बाहर भेज रहे हैं। जिस प्रोसेस को हम सीपीयू के बाहर भेज रहे हैं, जिस भी प्रोसेस को हम सीपीयू के बाहर भेज रहे हैं, उसकी प्राय उससे उससे रिलेटेड चीजों को हम सेव करेंगे। और जिस प्रोसेस को हम सीपीयू में लेकर आ रहे हैं, उससे रिलेटेड चीजों को हम रिलोड करेंगे। आई बात समझ में? तो जो भी प्रोसेस सीपीयू से बाहर जाएगी, उससे रिलेटेड चीजों को हमें सेव करना पड़ेगा प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक में। और जो प्रोसेस हमारे पास सीपीयू के अंदर आ रही है, उससे रिलेटेड चीजों को हमें रिलोड करना पड़ेगा। तो मैं शॉर्ट में एक बार समझा देता हूँ कि मान लो कि हमारी प्रोसेस P0 चल रही है, तो वो एग्जीक्यूट हो रही है। फिर अगर हमारी प्रोसेस को छोड़कर हमारा सीपीयू चाह रहा है कि प्रोसेस P1 को एग्जीक्यूट करना है, मान लो कोई एक इंटरप्ट आ गया, कोई सिस्टम कॉल आ गया, जिसके के कारण कंप्यूटर को फोर्सफुली बोला जा रहा है कि अब आप P0 को छोड़ो और P1 को एग्जीक्यूट करो। तो क्या करना पड़ेगा कंप्यूटर को? सीपीयू को छोड़ना पड़ेगा P0 को। तो अगर वो छोड़ेगा तो पहले उससे रिलेटेड चीजों को सेव करेगा, और प्रोसेस P1 को एग्जीक्यूट करना है तो उससे रिलेटेड चीजों को रिलोड करेगा। तो पहले सेव करेगा और फिर रिलोड करेगा। जो प्रोसेस P0 के रिगार्डिंग जो भी चीजें होंगी उसको PCB0 में सेव करेगा, और प्रोसेस P1 के रिगार्डिंग जो भी डिटेल्स होंगी उसको PCB1 से रिलोड करेगा। PCB0 और PCB1 क्या है? प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक। प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था कि प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक में उस प्रोसेस के रिगार्डिंग सारी डिटेल्स होती है कि प्रोसेस की कितने लाइन का कोड चल चुका है, उस प्रोसेस ने कौन कौन से रजिस्टर्स एलोकेट किए थे, उस प्रोसेस के रिगार्डिंग कौन कौन सी मेमोरी थी, वो सारी चीजें इसके अंदर सेव होती है। तो हमें पता चल जाता है रिलोड करने के बाद में कि प्रोसेस कहाँ तक एग्जीक्यूट हुई थी। मान लो कि अगर 100 लाइन का कोड है, तो 10 लाइन का कोड एग्जीक्यूट हो गया है, तो वो 11th नंबर की लाइन से कोड एग्जीक्यूट करेगा, शुरू की 10 लाइन का कोड दोबारा से एग्जीक्यूट नहीं करेगा। और ये उसको कैसे पता चलता है? प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक को देखकर। तो जब हम रिलोड करते हैं प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक, तो उसको सारी पुरानी बातें याद आ जाती है कि अच्छा, प्रोसेस कंट्रोल मतलब पीसी प्रोसेस 1 को जब मैंने छोड़ा था तो उसके इतना मैंने उसका कोड एग्जीक्यूट कर दिया था, उसके आगे से कोड एग्जीक्यूट करना है। बिल्कुल उसी तरह से अगर फिर से अगर कोई थोड़ी देर के लिए आपका प्रोसेस 1 जो है वो एग्जीक्यूट हुई, और फिर इसी तरह से आप फिर से मान लो कि कोई इंटरप्ट आ गया, तो अब प्रोसेस 1 जो है वो बंद होगी और प्रोसेस 0 स्टार्ट होगी। तो वो कैसे होगी? तो प्रोसेस कंट्रोल 1 जो है उसके रिगार्डिंग सारी डिटेल को हमें सेव करेंगे, क्योंकि अब वो सीपीयू से बाहर जाएगी। और सीपीयू के अंदर अब कौन सी प्रोसेस आने वाली है? P0। तो P0 प्रोसेस आने के लिए पहले प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक जो है 0 का, वो उसको रिलोड करना पड़ेगा, और उसको रिलोड करने के बाद आपकी प्रोसेस 0 जो है वो एग्जीक्यूट होगी। आई बात समझ में? इस तरह से एग्जीक्यूशन होता है। क्लियर है दीपिका? अब हम नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं, प्रोसेस शेड्यूलिंग। प्रोसेस शेड्यूलिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जो मैंने आप लोग को बताया कि कंप्यूटर क्या करता है, एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस के ऊपर जाता है, तो इसको हम बोलते हैं शेड्यूलिंग। और इस शेड्यूलिंग के टास्क को हम बोलते हैं प्रोसेस शेड्यूलिंग। दीपिका, लगता है आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक का। मैं चाहूंगा कि आप प्रीवियस वीडियो देख लो, तो फिर आपको समझ में आ जाएगा। हमें प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक 0 को इसलिए रिलोड करना पड़ा क्योंकि प्रोसेस, जब भी हम कोई नई प्रोसेस एग्जीक्यूट करते हैं तो उससे रिलेटेड PCB0 को हमें, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक को हमें रिलोड करना पड़ेगा। तो प्रोसेस P0 को हम पहले भी एग्जीक्यूट कर चुके थे, इसलिए हमें दोबारा से P0 को एग्जीक्यूट करने के लिए उसको रिलोड करना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर किसी ने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो वो मैं कहूंगा कि पहले वो प्रीवियस वीडियो देख ले, तो आपको समझ में आ पाएगा कि मैंने इस वीडियो में क्या समझाया है। अब बात आती है प्रोसेस शेड्यूलिंग की। तो आपको पता है कि आपके कंप्यूटर में एक से ज्यादा प्रोग्राम्स एग्जीक्यूट होते हैं, है ना? आपने कभी भी देखा होगा कि अगर आप गाना भी सुन रहे हो, है ना, और गाना सुनते सुनते आप कोई वो आप टाइपिंग भी कर रहे हो, और टाइपिंग करते करते में हो सकता है कि आप स्कैनर भी आपका चल रहा है, जो आपका एंटीवायरस है वो भी चल रहा है। तो एक तरीके से आप देखा जाए तो आपके कंप्यूटर में एक टाइम पर एक से ज्यादा प्रोग्राम चल रहे होते हैं।
इसको हम बोलते हैं मल्टी प्रोग्रामिंग आर्किटेक्चर। तो मल्टी प्रोग्रामिंग हमारा कंप्यूटर कैसे सपोर्ट करता है हम वो समझते हैं। मतलब कि एक से ज्यादा प्रोग्राम हमारे कंप्यूटर में कैसे चल रहे होते हैं। ठीक है, तो अब हम पहले समझते हैं कि प्रोसेस शेड्यूलिंग क्या होता है। द ऑब्जेक्टिव ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग, द ऑब्जेक्टिव ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग इज टू हैव सम प्रोसेस रनिंग ऑल द टाइम टू मैक्सिमाइज सीपीयू यूटिलाइजेशन। The objective of time sharing is to switch the CPU among processes so frequently that the user can interact with each program while it is running। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि मल्टी प्रोग्रामिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है। मल्टी प्रोग्रामिंग के कई सारे ऑब्जेक्टिव हैं। पहला मल्टी प्रोग्रामिंग का ऑब्जेक्टिव ये है कि कुछ ना कुछ प्रोसेस जो है वो हमेशा आपके कंप्यूटर में चलती रहनी चाहिए। मतलब आप चाह रहे हो कि आपका जो सीपीयू है ना, उसका यूटिलाइजेशन मैक्सिमाइज हो सके। उसका जो यूटिलाइजेशन है, उसका जो यूटिलाइजेशन है वो मैक्सिमाइज हो सके। मैक्सिमाइज होने का मतलब ये है कि जितना ज्यादा आप उसको यूज करना कर सकते हो उतना ज्यादा आप यूज करने की कोशिश कर रहे हो। आप ये चाह रहे हो कि आपका जो सीपीयू है वो बिल्कुल भी खाली ना बैठे, बिल्कुल हमेशा काम करता रहे। मतलब कि आप अगर प्राइवेट कंपनी में जॉब करते हो तो उस कंपनी का मालिक क्या चाहता है? उस कंपनी का मालिक यही तो चाहता है कि आपसे वो जितना काम करवाना चाहता है, करवा सकता है ना, उतना काम करवा ले। आप खाली नहीं बैठे हुए दिखना चाहिए। अगर आप खाली बैठे दिख गए मतलब कि उसको लगेगा कि अरे यार ये कुछ काम ही नहीं कर रहा है, फालतू बैठा हुआ है, फालतू की सैलरी ले रहा है। तो बिल्कुल हम लोग भी वैसे ही है। हमारा नौकर कौन है? हमारा नौकर है ये कंप्यूटर। हम इस कंप्यूटर से काम करवाना चाह रहे हैं। तो अब हम क्या चाहेंगे? हम भी यही चाहेंगे कि हमारा कंप्यूटर जो है वो फालतू खाली ना बैठा रहे, वो कुछ ना कुछ काम हमेशा करते रहे। तो हम क्या चाह रहे हैं? हम चाह रहे हैं कि सीपीयू का यूटिलाइजेशन मैक्सिमाइज करना है। सम प्रोसेस रनिंग ऑल द टाइम, मतलब कि हमेशा वो कुछ ना कुछ काम करता ही रहे, हम ये चाह रहे हैं। टू मैक्सिमाइज द सीपीयू यूटिलाइजेशन। तो पहला ऑब्जेक्टिव क्या होता है मल्टी प्रोग्रामिंग का? मल्टी प्रोग्रामिंग का पहला ऑब्जेक्टिव ये होता है कि हमेशा कुछ ना कुछ प्रोग्राम जो है वो एग्जीक्यूट करता रहे। इसीलिए ही प्राइवेट कंपनी में या फिर आप कहीं पर भी अगर आप जॉब करने जा रहे हो तो वो आपको कभी भी एक काम नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि अगर मान लो आपको एक काम अगर दे दिया तो आप एक काम करके बैठ जाओगे और फिर आप क्या बोलोगे कि फिर वो बोलेंगे कि क्यों तुमने दूसरा काम नहीं किया। तो बोलोगे, आप क्या बोलोगे? मुझे आपने कोई दूसरा काम बोला ही नहीं। तो जितनी देर आपने पहला काम किया, फिर थोड़ी देर आप खाली बैठे रहे, आप आइडल बैठे रहे, और फिर आपको जब तक दूसरा काम नहीं मिलेगा तब तक आप दूसरा काम करोगे ही नहीं। ठीक है, आप खाली बैठे रहोगे। आप बोलोगे मुझे तो किसी ने बोला ही नहीं दूसरा काम करने की, तो मैं क्यों दूसरा काम करूं। तो एक तरीका तो ये हुआ कि आपके ऊपर निगरानी रखी जाए कि जैसे ही आपका काम हो जाए आपको दूसरा काम पकड़ा दिया जाए, फिर जैसे ही आपका दूसरा काम हो जाए आपको तीसरा काम पकड़ा दिया जाए। लेकिन निगरानी रखना बहुत मुश्किल है। कैसे आप निगरानी रखा जाएगी कि ना आप खाली बैठे हो कि नहीं बैठे हो? तो यहाँ पर क्या करा जाएगा? यहाँ पर दूसरा तरीका किया जाएगा। आपको एक साथ तीन चार काम दे देंगे। एक साथ मतलब एक काम दे दिया, दूसरा काम दे दिया और तीसरा काम दे दिया, और बोल दिया कि ये तीनों काम तुम्हें करने हैं। एक साथ दे दिए। अब आप क्या करोगे? अब आप खाली बैठ ही नहीं सकते। आप वेट नहीं करोगे कि मेरे पास दूसरा काम आएगा तभी मैं काम करूं। आपके पास ऑलरेडी तीन तीन काम रखे हुए हैं, तो आप क्या बोलोगे? अरे एक काम जल्दी से करो, फिर चलो दूसरा काम करो, फिर चलो तीसरा काम करो। या फिर आप ऐसे कर सकते हो कि पहले थोड़ा सा काम, पहले एक काम कर लिया थोड़ा सा, फिर आप दूसरा काम करोगे थोड़ा सा, फिर तीसरा काम करोगे थोड़ा सा, और फिर पहला काम करने के लिए लग जाओगे। मतलब आप तीनों काम को एक साथ करने की कोशिश कर रहे हो और खाली नहीं बैठोगे, क्योंकि आपको टेंशन है। आपको टेंशन है कि तीन तीन काम मुझे खत्म करने हैं, तो आप खाली बैठोगे ही नहीं। ये होता है मल्टी प्रोग्रामिंग, कि आप एक काम नहीं दोगे, बहुत सारे काम कंप्यूटर को दे दोगे करने के लिए। अब तू कर। खाली नहीं बैठना चाहिए, खाली बैठेगा तो डंडा पड़ेगा। आई बात समझ में? ये कहलाता है मल्टी प्रोग्रामिंग। फिर क्या बोला गया है? द ऑब्जेक्टिव ऑफ टाइम शेयरिंग। टाइम शेयरिंग, टाइम शेयरिंग मतलब क्या? अभी जैसे कि मैंने आपको बताया कि अब आपके पास अगर तीन तीन काम आ गए हैं तो आप क्या करोगे? थोड़ी देर आप पहला वाला काम करोगे, फिर थोड़ी देर दूसरा काम करोगे, फिर थोड़ी देर तीसरा काम करोगे, और आप डिसाइड करोगे कि पहला वाला काम ज्यादा प्रायोरिटी वाला है या दूसरा काम ज्यादा प्रायोरिटी वाला है या तीसरा काम। जिसकी प्रायोरिटी ज्यादा होगी आप उसको ज्यादा टाइम दोगे, जिस काम की प्रायोरिटी कम होगी उसको आप कम टाइम दोगे। तो आप टाइम को शेयर करोगे।
आप क्या करोगे, टाइम को शेयर करोगे कि थोड़े टाइम पे हम पहला वाला प्रोग्राम चला लें, फिर दूसरा प्रोग्राम चला लें, फिर तीसरा प्रोग्राम चला लें। और इस समय आप कंप्यूटर हो, इस समय आप क्या हो, सीपीयू हो। द ऑब्जेक्टिव ऑफ टाइम शेयरिंग इज टू स्विच द सीपीयू among processes so frequently so frequently that the user can interact with each program मतलब कि आप इतनी जल्दी जल्दी उस पर स्विच करोगे कि लगेगा कि तीनों प्रोग्राम एक साथ चल रहे हैं। मतलब कि आप इतनी जल्दी जल्दी तीनों काम करोगे कि देखने वाले को लगेगा कि आप तीनों काम एक साथ कर रहे हो। ठीक है ना। आपने क्या किया, आपने थोड़े टाइम पहला वाला काम किया, फिर थोड़े टाइम दूसरा वाला काम किया, फिर थोड़े टाइम तीसरा वाला काम किया, फिर पहला दूसरा तीसरा। तो आप क्या कर रहे हो, आप स्विच कर रहे हो एक से दूसरे में। तो ये जो सीपीयू है, ये स्विच कर रहा है पहले काम, दूसरे काम और तीसरे काम में। तो इतनी जल्दी जल्दी वो स्विच कर रहा है कि सामने जो बैठा हुआ इंसान है उसको लग रहा है कि आप तीनों काम एक साथ कर रहे हो, लेकिन आप तीनों काम एक साथ नहीं कर रहे हो। आप थोड़ा काम एक कर रहे हो, थोड़ा दूसरा काम कर रहे हो, थोड़ा तीसरा काम कर रहे हो। तो जब भी आपका बॉस आके देखता है तो वो देखता है कि पहला वाला भी थोड़ा सा काम आपने कर लिया है, आपने थोड़ा दूसरा वाला भी काम कर लिया, थोड़ा तीसरा वाला भी काम कर लिया, तो उसको लगेगा कि आप तीनों काम एक साथ कर रहे हो। लेकिन आप तीनों काम एक साथ नहीं कर रहे हो। आप थोड़ी देर पहला वाला काम कर रहे हो, फिर थोड़ी देर दूसरा काम कर रहे हो, फिर थोड़ी देर तीसरा काम कर रहे हो, और इतनी जल्दी जल्दी स्विच कर रहे हो उसके बीच में कि देखने वाले को ऐसा लग रहा है कि आप तीनों काम एक साथ कर रहे हो। तो हमारा कंप्यूटर भी इसी तरह से काम करता है। जब हम गाना सुन रहे होते हैं या फिर आप टाइपिंग कर रहे होते हो और एंटीवायरस चल रहा होता है, तो अगर आपने ये 3 सॉफ्टवेयर अगर एक साथ चला दिए हैं तो वो तीनों सॉफ्टवेयर को एक साथ नहीं चलाता है, वो तीनों चीजों को अलग अलग चलाता है। पहले गाना थोड़ा सा चलाएगा, फिर थोड़ा सा टाइपिंग करेगा, फिर थोड़ा सा स्कैन करेगा, फिर थोड़ा सा गाना चलाएगा, फिर थोड़ा सा टाइपिंग करेगा, फिर थोड़ा सा स्कैन करेगा। लेकिन वो इतनी जल्दी जल्दी तीनों में स्विच करता है कि आपको लगता है कि वो कंप्यूटर तीनों काम एक साथ कर रहा है। मतलब आप गाना सुन रहे होगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब उसने दूसरे काम करने के लिए चला गया था। आपको लगेगा कि आप गाना बिल्कुल लगातार सुन रहे हो, लेकिन वो इतनी जल्दी जल्दी स्विच करता है उन प्रोसेसर्स के बीच में कि आपको लग रहा है कि वो तीनों काम एक साथ कर रहा है, लेकिन वो तीनों काम एक साथ नहीं कर रहा है, वो बीच में छोड़कर दूसरे काम करने चला गया था। ठीक है ना। बिल्कुल ये शक्तिमान की तरह है ना, शक्तिमान एक काम कर रहा है, दूसरा काम कर रहा है, तीसरा काम कर रहा है, इतनी जल्दी जल्दी वो घूमते हुए आ रहा है कि आपको लग रहा है कि अरे वो तो यही है, वो कहीं गया ही नहीं। ठीक है ना। तो वाइल इट इज रनिंग, ठीक है, तो ये 2 पॉइंट्स आपको समझ में आ गए। द ऑब्जेक्टिव ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग इज टू हैव द सम प्रोसेसेस ऑल द टाइम टू मैक्सिमाइज द सीपीयू यूटिलाइजेशन। हम चाह रहे हैं कि एक से ज्यादा प्रोसेसेस इसलिए दे दो ताकि सीपीयू का यूटिलाइजेशन बढ़ सके। एंड द ऑब्जेक्टिव ऑफ टाइम शेयरिंग is to switch the CPU among processes so frequently that the user can interact with each program while it is running। जब रन हो रहा होता है तो वो उसको लगे कि सारे के सारे प्रोग्राम चल रहे हैं। टू मीट दिस ऑब्जेक्टिव, अब अगर हमें ये ऑब्जेक्टिव को मीट करना है, मतलब अगर हमें ऐसा करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा। अब बात तो आपको समझ में आ गई कि करना क्या है। करना ये है कि ज्यादा से ज्यादा प्रोसेसेस चलानी है ताकि सीपीयू खाली ना बैठे, और इतनी जल्दी हमें स्विच करना है कि हमें लगे कि सारी प्रोसेसेस एक साथ एग्जीक्यूट हो रही है। लेकिन ऐसा होगा कैसे, अब हम वो समझते हैं कि ऐसा कैसे होगा। तो टू मीट दिस ऑब्जेक्टिव the process scheduler select an available processes from the program execution on the CPU। तो अब क्या करेगा कंप्यूटर के पास कुछ प्रोसेसेस जो है वो रेडी क्यू में रखी हुई है, जो रेडी है रन होने के लिए। मैंने आपको बताया था प्रोसेस स्टेट में मैंने आपको ये बताया था कि कुछ प्रोसेसेस जो है वो रेडी क्यू में रखी हुई है और वो रेडी है रन होने के लिए, है ना। मैंने आप लोग को बताया था कि एक प्रोसेस P1 है, प्रोसेस P2 है, प्रोसेस P3 है, प्रोसेस P4 है, ये रखी हुई है रेडी क्यू में। रेडी क्यू क्या है, रेडी क्यू एक ऐसी क्यू है जहां पर प्रोसेसेस रखी हुई होती है जो रन होने के लिए रेडी है। और ये कहां पर होती है, ये रैम में होती है। मतलब रैम में कुछ प्रोसेसेस रखी हुई है जो रेडी है कि कब उनको सीपीयू मिल जाए। बिल्कुल वो बैठी हुई है कि कब उनको खाने को मिल जाए और वो खाने को टूट पड़े, है ना। तो ये समझ लो कि ये भंडारा चल रहा है। भंडारा आप लोग समझते हो, भंडारा मतलब जहां पर फ्री का खाना मिल रहा होता है। ठीक है, तो समझ लो कि ये फ्री का खाना मिलने के लिए ये जगह है और यहाँ पर कुछ लोग खड़े हुए हैं और बिल्कुल तैयार है कि बस खाने को मिल जाए और वो खाने को टूट पड़ेंगे। और यहाँ पे बंद है गेट बंद है अभी, बस वो इंतजार कर रहे हैं कि कब खाने को मिल जाए। लेकिन अब क्या है, यहाँ पर एक सिक्योरिटी गार्ड खड़ा हुआ है जो डिसाइड करेगा कि किसको खाने को देना है।
ठीक है, वो सबको खाने को नहीं देगा, वो एट अ टाइम एक ही को खाने को मिलेगा। ठीक है, और वो सिक्योरिटी गार्ड डिसाइड करेगा कि इसमें से किसको खाने को मिले। ठीक है, बिल्कुल। ठीक है, तो अब यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड डिसाइड करेगा कि किसको खाने को मिले, तो बस वो जो सिक्योरिटी गार्ड जो है ना, वो एक प्रोग्राम है, वो एक शेड्यूलर है। वो शेड्यूलर डिसाइड करेगा कि इस प्रोसेस में से किस प्रोसेस को सीपीयू में जगह मिले चलने के लिए। तो आगे पढ़ो। फॉर अ सिंगल प्रोसेसर सिस्टम, अभी हम मान रहे हैं कि इस प्रोसेसर में, हमारे सीपीयू में एक ही प्रोसेसर है। ठीक है ना, आपको पता है कि आपके कंप्यूटर में अब क्वाड कोर होता है, ऑक्टा कोर होता है। तो क्वाड कोर और ऑक्टा कोर का मतलब क्या होता है पता है? कि आपके सीपीयू में एक्चुअल में एक से ज्यादा प्रोसेसर्स हैं, और जितने ज्यादा प्रोसेसर होते हैं उतनी ज्यादा प्रोसेसर्स एक साथ चल सकती हैं। बात समझो, आपको लग रहा है कि आपका सीपीयू एक ही है, लेकिन वो एक्चुअल में एक सीपीयू नहीं है। अगर आपके सीपीयू में अगर क्वाड कोर है, अगर आपका सीपीयू जो है वो क्वाड कोर है, इसका मतलब कि उसके अंदर 4 प्रोसेसर्स हैं। कितने प्रोसेसर हैं? 4 प्रोसेसर हैं। प्रोसेसर प्रोसेसर P1, प्रोसेसर P2, प्रोसेसर P3, प्रोसेसर P4, ये अलग समझना, ये प्रोग्राम है, ये अलग चीज है ना। ये जो मैंने P1, P2, P3, P4 लिखा है, ये प्रोसेस है, ये अलग है। मैं बोल रहा हूँ प्रोसेसर जो है वो 4 है। तो एक प्रोसेस जो है वो एक प्रोसेसर में एग्जीक्यूट होती है। आई बात समझ में? अगर हमको एक प्रोसेस अगर हमें चलानी है, अगर मुझे एक प्रोसेस अगर चलानी है, तो उसके लिए एक प्रोसेसर चाहिए होता है। एक प्रोसेसर चाहिए होता है मतलब कि एक सीपीयू चाहिए होता है। ठीक है, तो अगर मेरे कंप्यूटर में अगर 4 प्रोसेसर हैं, इसका मतलब मैं 4 प्रोसेसेस एक साथ एग्जीक्यूट कर सकता हूँ। अगर मेरे कंप्यूटर ऑक्टा कोर है, अगर मेरा कंप्यूटर ऑक्टा कोर है, इसका मतलब कि उसके अंदर 8 कोर हैं, 8 प्रोसेसर हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि उसके अंदर 8 प्रोसेसर्स एक साथ एग्जीक्यूट हो सकती है। इसलिए हम लोग बोलते हैं कि क्वाड कोर कंप्यूटर ले या ऑक्टा कोर ले या डुअल कोर ले। तो डुअल कोर में 2 कोर्स होते हैं, क्वाड कोर में 4 कोर्स हो जाते हैं, ऑक्टा कोर में 8 कोर्स हो जाते हैं। तो इसका मतलब कि वहां पर आपके पास एक से ज्यादा प्रोसेसेस एग्जीक्यूट कर सकते हो पैरेलली, बिना कंटेक्स्ट स्विच किए, मतलब बिना एक प्रोसेस को छोड़े। ठीक है, लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं किसकी? अभी हम बात कर रहे हैं सिंगल प्रोसेसर सिस्टम की। सिंगल प्रोसेसर सिस्टम मतलब कि अभी हम मान के चल रहे हैं कि हमारे कंप्यूटर में सिर्फ एक ही प्रोसेसर है, और अगर एक प्रोसेसर है मतलब कि हम एक टाइम पर एक ही प्रोसेस चला सकते हैं, एक से ज्यादा प्रोसेस नहीं चला सकते। ठीक है, तो अभी मैं मान के चल रहा हूं कि हमारे कंप्यूटर में सिर्फ एक ही प्रोसेसर है, और अगर एक ही प्रोसेसर है इसका मतलब कि एक ही प्रोसेस एट अ टाइम चल सकती है। बात क्लियर हुई? तो अब क्या बोला गया है? फॉर अ सिंगल प्रोसेसर सिस्टम देयर विल नेवर बी मोर देन वन रनिंग प्रोसेस। अगर हमारे पास सिंगल प्रोसेसर है तो एक टाइम पर एक ही प्रोसेस चल सकती है, एक से ज्यादा प्रोसेस नहीं चल सकती है। इफ देर आर मोर प्रोसेसेस, अगर मान लो कि एक से ज्यादा प्रोसेस आ जाती है, द रेस्ट विल हैव टू वेट अंटिल द सीपीयू इज फ्री। तो जब तक एक प्रोसेस अपना काम कर रही है तब तक बाकी सारी प्रोसेसेस वेट करेंगी। तो एक टाइम पर एक ही प्रोसेस जो है वो सीपीयू में चलेगी, बाकी सारी प्रोसेसेस वेट करेंगी। एंड कैन बी रीशेड्यूल्ड। रीशेड्यूल्ड मतलब उसको दोबारा से बाद में मौका मिल सकता है, लेकिन अभी तो एक टाइम पर एक ही प्रोसेस चलेगी। ये बात आई समझ में? तो अब होता क्या है? अब अगर मान लो कि P1, P2, P3, P4 अगर 4 प्रोसेसेस हैं, और उसको अगर मुझे सीपीयू में चलाना है, और मुझे ऐसा फील कराना है कि चारों प्रोसेस एक साथ एग्जीक्यूट हो रही है, मुझे बेवकूफ बनाना है, मतलब जो कंप्यूटर चलाने वाला इंसान है उसको बेवकूफ बनाना है कि चारों प्रोसेसेस एक साथ एग्जीक्यूट हो रही है, लेकिन एट अ टाइम एक ही प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रही है। तो वो कैसे करेंगे? ठीक है, जो मैंने अभी आपको बताया ना कि इतनी जल्दी एक के बाद एक प्रोसेसेस को एग्जीक्यूट करना है कि लगे कि चारों प्रोसेस एक साथ चल रही है। ठीक है, तो चलेगी एट टाइम पर एक ही प्रोसेस, लेकिन सामने वाले को ऐसा आभास होगा, ऐसा वहम होगा कि चारों प्रोसेस एक साथ एग्जीक्यूट हो रही है, उसको ऐसा लगेगा, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं हो रहा होगा। ऐसा कैसे होगा? ऐसा इसलिए हो पाएगा कि पहले प्रोसेस P1 को लेकर आएंगे सीपीयू में, उसको थोड़ी देर के लिए चलाएंगे और फिर उसको बाहर भेज देंगे। फिर प्रोसेस P2 को चलाएंगे थोड़ी देर के लिए, फिर उसको बाहर भेज देंगे। फिर प्रोसेस P3 को चलाएंगे थोड़ी देर के लिए, फिर उसको बाहर भेज देंगे। फिर प्रोसेस P4 को चलाएंगे, फिर उसको बाहर भेज देंगे। फिर प्रोसेस P1 को चलाएंगे, और वो इतनी जल्दी जल्दी होगा कि
देखने वाले को ऐसा लगेगा, यहाँ पर मान लो यूजर है, तो यहाँ पर जब यूजर देख रहा होगा तो उसको लगेगा कि चारों प्रोसेस एक साथ एग्जीक्यूट हो रही है, ठीक है ना। तो ये उसकी गलत फहमी होगी, लेकिन एक टाइम पर एक ही प्रोसेस चलेगी। और यहाँ पर जो प्रोसेस हम सिलेक्ट कर रहे हैं वो उसको एक सॉफ्टवेयर सिलेक्ट करेगा, एक सॉफ्टवेयर चलेगा जो सिलेक्ट करेगा कि प्रोसेस P1 को पहले सिलेक्ट करना है, कि प्रोसेस P2 को, कि प्रोसेस P3 को, कि प्रोसेस P4 को। और उस सॉफ्टवेयर को हम बोलते हैं शेड्यूलर। उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, उस सॉफ्टवेयर को हम क्या बोलते हैं, उस सॉफ्टवेयर को हम बोलते हैं शेड्यूलर। और इसीलिए इसका नाम पड़ा है प्रोसेस शेड्यूलिंग, कि प्रोसेस को हमें शेड्यूल करना है कि वो किस तरह से काम करे। जैसे कि आप अपना शेड्यूल बनाते हो ना, कि मैं सुबह उठूंगा, फिर इतनी देर पढ़ूंगा, फिर इतनी देर खाना खाऊंगा, फिर इतनी देर नहाऊंगा, इतनी देर नाचूंगा, इतनी देर कूदूंगा, लेकिन पढ़ाई नहीं करूंगा। बाकी सारा काम करूंगा लेकिन पढ़ाई नहीं करूंगा, है ना। तो हम टाइम टेबल जब बनाते हैं तो पढ़ाई का टाइम पे फोकस नहीं होता, हमारा फोकस किस पे होता है कि खाना कब है, सोना कब है, मस्ती कब करनी है, टीवी कब देखना है, कंप्यूटर कब चलाना है, मूवी कब देखना है। हमारा पूरा फोकस इन्हीं सब चीजों में होता है। कहने के लिए हम टाइम टेबल बनाते हैं, लेकिन टाइम टेबल में हम फॉलो क्या करते हैं, पढ़ाई को तो फॉलो नहीं करेंगे। 9 बजे से 10 बजे तक पढ़ने वाला टाइम टेबल भले ही फॉलो ना करें, लेकिन बाकी सारे टाइम टेबल हम जरूर फॉलो करेंगे, है ना। तो बस वही काम है कि जब भी हम टाइम टेबल बनाते हैं तो हम शेड्यूल बना रहे होते हैं, लेकिन कंप्यूटर ऐसा नहीं करता। कंप्यूटर जो शेड्यूल बनाता है उस शेड्यूल को प्रॉपरली फॉलो करता है, ठीक है। तो यहाँ पर शेड्यूलर चलता है। आ गई बात समझ में? तो इसको हम थोड़ा सा इस तरीके से समझते हैं, ठीक है। अब इसको हम इस डायग्राम से समझते हैं कि ये रेडी क्यू है। इस रेडी क्यू में हमारे पास कुछ प्रोसेसेस रखी हुई हैं, प्रोसेस P1, प्रोसेस P2, प्रोसेस P3, प्रोसेस P4। मान लो कि हमारे पास ये रेडी क्यू में ये प्रोसेसेस रखी हुई हैं, प्रोसेस P1, P2, P3, P4। अब क्या होगा, कोई एक प्रोसेस आएगी, मान लो प्रोसेस P4 आई और उसको सीपीयू एलोकेट हो गया, ठीक है। प्रोसेस P4 आई और उसको सीपीयू एलोकेट हो गया। अब जब ये प्रोसेस P4 चल रही है तो हो सकता है कि इस प्रोसेस को इनपुट आउटपुट की जरूरत पड़ जाए। इनपुट आउटपुट की जरूरत पड़ जाए मतलब कि मान लो ये प्रोसेस P4 जो है वो 2 नंबर को ऐड करने का काम कर रही है। तो अगर वो प्रोसेस 2 नंबर को ऐड करने का काम कर रही है तो उसको यूजर से 2 नंबर लेना पड़ेगा। तो अब वो क्या करेगी, अब वो सीपीयू को छोड़कर चले आएगी, क्योंकि अब वो जब तक सीपीयू काम नहीं कर सकता जब तक यूजर जो है वो 2 नंबर इनपुट ना कर दे। अगर मान लो कि आप प्रोग्राम चला रहे हो, आपने उसमें इसमें लिखा हुआ है स्कैनएफ एक्स और वाई, है ना। आपने एक प्रोग्राम बनाया मेन फंक्शन, आपने मेन फंक्शन में एक प्रोग्राम बनाया और यहाँ पर आपने लिखा है स्कैनएफ और %d एड्रेस ऑफ एक्स एड्रेस ऑफ वाई, ठीक है। अब ये स्कैनएफ फंक्शन क्या करेगा, स्कैनएफ फंक्शन को स्क्रीन को रोक के रखता है कि जब तक यूजर एक्स और वाई नहीं एंटर कर देता तब तक आगे की लाइन का कोड नहीं चलेगा। तो उतनी देर इसका मतलब सीपीयू खाली बैठा रहेगा और आपका जो प्रोग्राम है वो कहाँ चला जाएगा, इनपुट आउटपुट क्यू में चला जाएगा। तो वही यहाँ पर होगा कि मान लो कि प्रोसेस P4 जो है उसके अंदर स्कैनएफ वाला कोड चला, तो अब वो क्या करेगा, अब वो सीपीयू में तो खाली बैठा है और हम क्या चाह रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि सीपीयू खाली ना बैठा हो। हमें तो नफरत है, हमें तो गुस्सा आ जाती है देखते से ही, जैसे ही हमें सीपीयू खाली बैठा हुआ दिख जाता है। तो हमने क्या बोला कि अगर स्कैनएफ फंक्शन चलाना है तो एक काम करो, सीपीयू प्रोसेस P4 को छोड़ दो और उसको कहाँ भेज दो, इनपुट आउटपुट रिक्वेस्ट में, ठीक है। इनपुट आउटपुट रिक्वेस्ट करके वो कहाँ चला गया, इनपुट आउटपुट क्यू में चला गया, फिर प्रोसेस P4, ठीक है। तो प्रोसेस P4 जब तक इनपुट आउटपुट क्यू में रहेगा जब तक यूजर उसको एक्स और वाई की वैल्यू ना दे दे, और उतनी देर प्रोसेस P3 को वो उठाएगा और उसको एग्जीक्यूट करना स्टार्ट कर देगा। तो जितनी देर में आप यूजर जो है वो इनपुट दे रहा है स्कैनएफ फंक्शन के, एक्स और वाई की वैल्यू दे रहा है, उतनी देर वो सीपीयू जो है वो P3 को चलाने लगेगा। और आपका जो P4 है वो कहाँ पर है, वो वेट कर रहा है कि कब आप 3 और 4 या फिर जो भी वैल्यू है एक्स और वाई की वो इनपुट दो, ठीक है। अभी मान लो कि आप इनपुट दे रहे हो, उसके पहले ही प्रोसेस P3 जो था वो एक चाइल्ड प्रोसेस उसने क्रिएट कर दी। चाइल्ड प्रोसेस क्रिएट कर दी मतलब कि आप ऐसा मानो कि उसने किसी दूसरे फंक्शन को कॉल कर दिया और अब वो वेट कर रहा है कि दूसरा फंक्शन कोई वैल्यू रिटर्न करे तब मैं चलूंगा। तो अब यहाँ पर P3 जो है वो कहाँ चला गया, P3 चला गया, उसने चाइल्ड प्रोसेस को फॉक क्रिएट कर दिया। मतलब कि फॉक अ चाइल्ड प्रोसेस मतलब कि उसने खुद का एक डुप्लीकेट बच्चा पैदा कर दिया जो अब काम करेगा, और जब वो काम करके आएगा तब P3 काम करेगा।
इस कहानी को हम आगे और डिटेल में बाद में समझेंगे। इसको आप ऐसा समझो कि प्रोसेस P3 ने कोई दूसरे फंक्शन को कॉल किया और वो वेट कर रहा है कि कब वो अपना काम खत्म करके आए तो मैं आगे का काम करूं। तो अब यहाँ पर प्रोसेस P3 फिर से वेट कर रहा है, तो सीपीयू फिर से खाली है। तो अब क्या होगा, हमें खाली तो बैठाना नहीं है सीपीयू को, तो हम बोलेंगे एक काम करो, P3 को यहाँ भेज दो और अब P2 को लेकर आ जाओ। तो प्रोसेस P2 आ गया। अब प्रोसेस P2 जो है उसको भी मान लो कि कोई एक इंटरप्ट आ गया, है ना। जैसे कि मान लो कि वो शादीशुदा है, उसकी बीबी ने उसको बुला लिया, ऐसा मान लो, ठीक है। तो अब उसको आगे इंटरप्ट, अब भैया बीबी ने बुलाया है तो जाना पड़ेगा उसको, मजबूरी है उसकी। तो अब P2 जो है उसको आ गया इंटरप्ट, वेट इंटरप्ट आ गया। तो अब P2 जो है वो भी सीपीयू से चला गया। और अब यहाँ पर कौन आ गया, अब यहाँ पर आ गया P1। तो देखा आपने कि P1 आ गया। अब P1 को भी कोई दूसरा काम याद आ गया, P1 को भी नहीं, P1 एग्जीक्यूट हो रहा था, लेकिन अब आपने यहाँ पर मान लो P4 ने नंबर एंटर कर दिया इतनी देर में। अब आपने P4 में नंबर एंटर कर दिया कि X और Y की वैल्यू एंटर कर दी। अब X और Y की वैल्यू एंटर कर दी तो वो रेडी क्यू में आ गया P4 भी। तो अब हम बोल रहे हैं कि नहीं P1 अब तुम बाहर जाओ, X और Y वैल्यू अब मेरे पास आ चुकी है, अब हम उसको काम करेंगे। तो आपका जो टाइम स्लाइस है वो एक्सपायर हो गया P1 का टाइम स्लाइस एक्सपायर हो गया। तो P1 चला जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा P4। इस तरह से एक के बाद एक प्रोसेसेस जो हैं वो चलती जाती हैं और जिस भी क्यू में जाना है उसमें चले जाएंगी। और दोबारा से जब अपना काम खत्म करेगी तो फिर से कहाँ जाएंगी, रेडी क्यू में। मैंने आपको कल भी बताया था कि आप एक बात हमेशा ध्यान रखो कि अगर आपकी प्रोसेस सीपीयू में है मतलब वो कहाँ पर है, वो रनिंग स्टेट में है। अगर वो सीपीयू में है इसका मतलब वो क्या है, वो रनिंग स्टेट में है। और अगर रेडी क्यू में है मतलब वो रेडी स्टेट में है। तो मैंने आपको 100 बात की एक बात बताई थी क्या, कि जब भी कभी कोई प्रोसेस रनिंग स्टेट में आएगी तो वो हमेशा रेडी क्यू से ही आएगी, हमेशा। अगर कभी भी प्रोसेस जो है उसको सीपीयू एलोकेट होगा तो वो कहां से होगा, रेडी क्यू से ही होगा। तो अगर प्रोसेस ने बीच में छोड़कर सीपीयू को गई तो उसको दोबारा से सीपीयू नहीं मिलता। इसका मतलब समझाने का क्या है, ये जो मैंने पूरा आपको कहानी समझाई है इसका मेन पॉइंट क्या है, इसका मेन पॉइंट ये है कि अगर कोई प्रोसेस सीपीयू छोड़कर जाती है किसी भी कारण से, हो सकता है कि वो इनपुट आउटपुट के कारण छोड़कर जाए, हो सकता है कि उसका टाइम स्लाइस एक्सपायर कर गया हो इस कारण से वो सीपीयू को छोड़कर जाए, हो सकता है कि उसने चाइल्ड प्रोसेस क्रिएट किया हो या फंक्शन कॉल किया हो इस कारण से छोड़कर जाए, या फिर कोई उसको इंटरप्ट सिग्नल आ गया हो उस कारण से छोड़कर जाए। इनमें से किसी भी कारण से अगर वो प्रोसेस ने सीपीयू छोड़ा है तो फिर उसको दोबारा से सीपीयू एलोकेट तुरंत नहीं होगा। वो कहाँ पे जाएगा, वो फिर से रेडी क्यू में ही जाएंगी वो प्रोसेस, ठीक है। तो अगर इनपुट आउटपुट के कारण उसने छोड़ा, टाइम स्लाइस एक्सपायर हो गई, चाइल्ड प्रोसेस क्रिएट करी या फिर इंटरप्ट आया, इनमें से कोई भी कारण से अगर वो सीपीयू से बाहर निकला है तो दोबारा से उसको सीपीयू डायरेक्टली एलोकेट नहीं होगा, उसको दोबारा से लाइन में ही लगना पड़ेगा और उस लाइन में से ही निकल के वो बाहर जाएगा। मतलब कि आप ऐसा सोचो कि अगर आप टिकट काउंटर पर खड़े हो टिकट लेने के लिए, ठीक है, आप टिकट काउंटर पर टिकट लेने के लिए खड़े हुए हो और अगर आप पेन भूल गए, आपने पेन भूल गए, आपके पास पेन नहीं था और आप टिकट लेने वाले थे, तो आपको लाइन से बाहर निकाल देंगे, बोलेंगे कि जाओ पहले पेन लेकर आओ तभी आपको टिकट भरने को मिलेगी। अब जैसे ही आपने लाइन से बाहर निकले तो अब आपको दोबारा से लाइन में एंट्री नहीं मिलेगी, अब आपको दोबारा से पीछे जाना पड़ेगा और दोबारा से पीछे लाइन में लगना पड़ेगा। और अब आपको याद आया कि अरे मैं पेपर लाना भूल गया, तो फिर से आप उस लाइन में से बाहर निकल जाओगे और फिर आपको दोबारा से लाइन में पीछे लगना पड़ेगा। तो किसी भी कारण से अगर आप लाइन से बाहर निकले तो आपको दोबारा से पीछे लाइन में लगना पड़ेगा, तभी आपका नंबर आएगा, बीच में आपको एंट्री नहीं मिलेगी। तो बिल्कुल वही है कि सीपीयू में अगर कोई प्रोसेस चल रही है और वो किसी भी कारण से अगर सीपीयू से बाहर जाती है तो दोबारा से उसको लाइन में लगना पड़ेगा, रेडी क्यू में आना पड़ेगा, रेडी क्यू से ही उसको एंट्री मिलेगी, बीच में एंट्री नहीं मिलेगी। आगे बात समझ में। अब इसमें से आपको कुछ बातें नहीं समझ में आई होगी, कुछ बातें कौन कौन सी समझ में नहीं आई होगी कि टाइम स्लाइस एक्सपायर मतलब क्या होता है, फॉक अ चाइल्ड मतलब क्या होता है, ये बातें आपको नहीं समझ में आई होंगी। इसको आगे आने वाले वीडियोस में आपको समझ में आ जाएगा। फिर भी मैं आपको मतलब समझा देता हूँ, अगर आपको समझ में आ जाए तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आए तो भी आपको चिंता करने की कोई बात नहीं है, आगे आने वाले वीडियोज में आपको वो चीज समझ में आ जाएगी। टाइम स्लाइस मतलब होता है
टाइम स्लाइस मतलब ये होता है कि हर एक प्रोसेस को हमने कोई टाइम एलोकेट कर दिया है कि इतने से ज्यादा टाइम आप नहीं चलाओगे। मतलब कि चाहे प्रोसेस P1 हो, चाहे प्रोसेस P2 हो, चाहे प्रोसेस P3 हो, चाहे प्रोसेस P4 हो, हमने बोल दिया है कि 4 मिली सेकेंड से ज्यादा आप काम नहीं करोगे सीपीयू के अंदर, चाहे कुछ हो जाए। तो इसको हम बोलते हैं टाइम स्लाइस। तो अगर 4 मिली सेकेंड खत्म हो चुका है तो हम बोलेंगे कि टाइम स्लाइस जो है वो एक्सपायर हो गई है। इस प्रोसेस को बोलते हैं, इस तरीके के एल्गोरिदम को हम बोलते हैं राउंड रॉबिन एल्गोरिदम। अगर आप लोगों ने पढ़ा हो तो इस तरह की एल्गोरिदम को हम बोलते हैं राउंड रॉबिन एल्गोरिदम। तो राउंड रॉबिन एल्गोरिदम में क्या होता है कि प्रोसेस P1 थोड़ी देर चलेगी, फिर प्रोसेस P2 चलेगी, प्रोसेस P3 चलेगी, प्रोसेस P4 चलेगी, एक के बाद एक चलती जाएगी। तो जैसे ही उसका टाइम स्लाइस खत्म हो जाएगा उसके बाद वो प्रोसेस नहीं चलेगी। अगर प्रोसेस P1, P2, P3 को टाइम स्लाइस एलोकेट हुआ है 4 मिली सेकेंड, तो अब चाहे उसका काम खत्म हुआ हो, चाहे उसका काम नहीं खत्म हुआ है, लेकिन अगर 4 मिली सेकेंड टाइम खत्म हो चुका है तो हम बोलते हैं टाइम स्लाइस एक्सपायर हो गई है। अब तुम्हें सीपीयू से बाहर जाना ही पड़ेगा और दूसरी प्रोसेस को टाइम देना पड़ेगा। ये कहलाता है टाइम स्लाइस। ठीक है। और बात आती है फॉक चाइल्ड की। फॉक फॉक एक जो है यूनिक्स का एक कमांड है। यूनिक्स की एक कमांड है, मतलब कि एक सिस्टम कॉल है। कमांड भी नहीं बोलेंगे, सिस्टम कॉल बोलेंगे। जो फॉक है ये एक सिस्टम कॉल है और ये करता क्या है, ये चाइल्ड प्रोसेस क्रिएट करता है, डुप्लीकेट प्रोग्राम बनाता है। डुप्लीकेट प्रोग्राम बनाता है, जैसे कि मान लो कि मुझे पता है कि फैक्टोरियल कैलकुलेट करना है। ठीक है। अब आपको पता है कि फैक्टोरियल अगर मुझे कैलकुलेट करना है, फैक्टोरियल 5 अगर कैलकुलेट करना है तो पहले मुझे फैक्टोरियल 4 कैलकुलेट करना पड़ेगा, और फैक्टोरियल 4 अगर मुझे कैलकुलेट करना है तो फैक्टोरियल 3 कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो जो भी बड़ा काम है उसको हम छोटे छोटे टास्क में डिवाइड कर सकते हैं, और हर एक छोटा टास्क जो है वो बड़े टास्क से मिलता जुलता है। मतलब कि अगर मुझे फैक्टोरियल 5 निकालना है तो उसको छोटा कर दिया, उसको बना दिया फैक्टोरियल 4, लेकिन फैक्टोरियल 4 भी बिल्कुल वैसे ही सॉल्व होता है जैसे फैक्टोरियल 5 सॉल्व होता है। उसी तरह से फैक्टोरियल 4 को भी अगर मैं छोटा कर दूं तो वो होगा फैक्टोरियल 3, और फैक्टोरियल 3 भी वैसे ही सॉल्व होता है जैसे फैक्टोरियल 4 सॉल्व होता है। मतलब कि हम जो टास्क है उसको छोटा करते जा रहे हैं, और हर एक छोटा टास्क जो है वो प्रीवियस पेरेंट टास्क के सिमिलर है। तो हम क्या करेंगे, हम ऐसा करेंगे कि उसका डुप्लीकेट प्रोसेस क्रिएट कर देंगे। ठीक है। क्या करा जा सकता है, डुप्लीकेट प्रोसेस क्रिएट किया जा सकता है कि जो पेरेंट प्रोसेस है, जो पेरेंट प्रोसेस है वो अपनी एक डुप्लीकेट कॉपी बना देती है, और उस डुप्लीकेट कॉपी को हम बोल देंगे चाइल्ड प्रोसेस। ठीक है। तो जब तक वो चाइल्ड को काम दे देगा, तो अगर पेरेंट को हमने दिया है कि 5 का फैक्टोरियल कैलकुलेट करो, तो वो चाइल्ड को बोल देगा एक काम करो भैया 4 का कैलकुलेट करके देखो। फिर चाइल्ड प्रोसेस भी अपना एक चाइल्ड प्रोसेस क्रिएट कर देगा और वो बोलेगा 3 का फैक्टोरियल कॉल करके दो। एक तरीके से रिकर्जन में भी ऐसा ही होता है, लेकिन हम रिकर्जन अलग चीज हो जाएगा, फॉक अलग चीज हो जाएगा। फॉक में डुप्लीकेट प्रोसेस क्रिएट होता है, आप एक तरीके का रिकर्जन के थ्रू ही सोच सकते हो, जो कि बिल्कुल पेरेंट प्रोसेस की तरह ही काम करता है। तो जब 3 का काम खत्म हो जाएगा, जब फैक्टोरियल 3 की वैल्यू आ जाएगी तो वो कहाँ जाएगी, 4 के पास। फिर फैक्टोरियल 4 की वैल्यू आ जाएगी, वो आ जाएगी 5 के पास। तो हम क्या कर रहे हैं, डुप्लीकेट चाइल्ड क्रिएट कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ फॉक सिस्टम कॉल। ठीक है। तो नया नया प्रोग्राम, नया नया फंक्शन कॉल होता जाएगा, और वो जब तक अपना रिजल्ट नहीं रिटर्न करेगा तब तक वो दोबारा से नई प्रोसेस को एग्जीक्यूट नहीं करेगा। ठीक है। अगर नहीं समझ में आया हो तो बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है, हम इस पे बेस्ड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करेंगे। उसमें हम देखेंगे कि फॉक सिस्टम कॉल किस तरह से वर्क करता है और उसका क्या काम है। बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, सब समझ में आ जाएगा। ठीक है। बस वीडियोस में बने रहो, सारे वीडियोस को लगातार लाइन से फॉलो करो। अगर कोई वीडियो अगर आपने प्रीवियस मिस कर दिया है तो उसको भी देखो। आपको कुछ भी कहीं पर जाने की जरूरत नहीं है, सब कुछ यहीं मिलेगा, सब कुछ यहीं मिलेगा। ठीक है। आगे बात समझ में, इसमें तो किसी को डाउट नहीं है। यहाँ तक पे अगर सब कुछ क्लियर है तो बताओ। गैल्विन, गैल्विन की बुक आप लोग रेफर कर सकते हो। मैं जो भी पढ़ा रहा हूँ वो सब गैल्विन से लिया हुआ है। गैल्विन इज द बेस्ट बुक ऑफ फॉर द ऑपरेटिंग सिस्टम। उसके बाहर आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, और अगर आप मेरे लेक्चर्स को फॉलो कर रहे हो तो गैल्विन बुक की एक एक लाइन आपको समझ में आ जाएगी। क्या बोल रहे हो, वीएलसी में अगर हम नॉन स्टॉप वीडियो देख रहे हैं और बैकग्राउंड में कुछ कॉपी कर रहे हैं तो वीडियो हमें कुछ मिली सेकेंड रुकते हुए क्यों नहीं दिखता है, क्योंकि सीपीयू कॉपी कर रहा है। मैंने कहा कि कंटेक्स्ट स्विच बहुत तेजी से होता है, और हमें आज के कंप्यूटर में इसलिए देखने को नहीं मिलता है डिले, क्योंकि हमारे कंप्यूटर में ऑक्टा कोर और क्वाड कोर होता है।
तो हमारा कंप्यूटर कैपेबल है एक से ज्यादा प्रोसेसेस एग्जीक्यूट करने के लिए पैरेलल। तो 3-4 प्रोसेसेस अगर आप चलाओगे ना तो आपको बिल्कुल पता नहीं चलेगा कि आपका कंप्यूटर कंटेक्स्ट स्विच कर रहा है, क्योंकि आपके कंप्यूटर में 3-4 प्रोसेसेस वैसे भी एग्जीक्यूट हो सकती है। अगर आपको देखना है ये डिले, तो आप पुराने जमाने के कंप्यूटर उठा के देखो और वहां पर अगर आप चलाओगे तो आपको दिखेगा कि आपका जो कॉपी कर रहे हो वो धीरे धीरे कॉपी होगा, आपका वीडियो भी अटक अटक के चलेगा, अगर आप गेम चलाओगे तो वो गेम भी रुक रुक के चलेगा। तो वहां पे आपको पता चलेगा कि कंटेक्स्ट स्विच मतलब होता है, मतलब आपका जो सीपीयू है वो एक छोड़कर दूसरे काम में करने के लिए चला गया, तो आपका जो पहला वाला काम है वो रुक गया। आज के कंप्यूटर में हमें ये चीजें कम देखने को मिलती है, क्योंकि हमारा कंप्यूटर जो है वो ऑक्टा कोर और क्वाड कोर है। तो इस कारण से हमारे कंप्यूटर में वैसे भी एक से ज्यादा प्रोसेसर्स एक साथ चल जाती है। तो अगर आप 3-4 प्रोसेसर्स अगर आप चलाओगे तो आपको पता नहीं चलेगा, कम से कम 10-20 प्रोसेसर्स चलाओगे तब आपको अंतर देखने को मिलेगा। आप बहुत सारे कॉपीज एक साथ लगा दो, आपको पता चल जाएगा कि देखो आपका जो टाइमर है वो बढ़ जाता है। आप अगर एक फाइल को कॉपी करोगे तो आपका जल्दी कॉपी हो जाएगा, लेकिन अगर आपने 8-10 फोल्डर से एक साथ कॉपी करने के लिए लगा दिए तो क्या होगा, कंटेक्स्ट स्विच में ज्यादा टाइम लग जाएगा और आपका डिले हो जाएगा टाइम। इसलिए कहा जाता है कि एक एक करके फोल्डर कॉपी करोगे तो जल्दी कॉपी हो जाएगा, अगर एक साथ सब कुछ कॉपी करने के लिए लगा दिया तो टाइम ज्यादा लग जाएगा। क्यों? क्योंकि कंटेक्स्ट स्विच होने में टाइम वेस्ट हो जाता है, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक सेव होगा फिर रिलोड होगा, उसमें टाइम वेस्ट हो जाता है। आ गई बात समझ में? चलो अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ शेड्यूलर। जो मैंने कहा ना कि आप समझो बात को कि क्या होता है, हमारी ये हार्ड डिस्क है, ठीक है। अब यहाँ पर 3 चीजें मेन है। कौन कौन सी 3 चीज मेन है? एक हमारी हार्ड डिस्क है, एक हमारी रैम है और एक हमारा सीपीयू है। ये 3 चीजें हैं जिनके बीच में प्रोसेसर्स घूमती है, ठीक है। कौन कौन सी चीजें? एक हमारी हार्ड डिस्क हो गई, सबसे पहले हमारी जो प्रोग्राम होता है वो हार्ड डिस्क में रखा हुआ होता है, फिर वो कहाँ पे आ जाता है, वो रैम में आ जाता है, और फिर उसके बाद कहाँ चला जाता है, सीपीयू में चला जाता है। तो आपकी जो प्रोसेस है पहले वो हार्ड डिस्क में होती है प्रोग्राम के फॉर्म में, फिर वो रैम में आ जाती है, फिर वो सीपीयू में आती है, फिर हो सकता है कि फिर से वो रैम में चला जाए या हार्ड डिस्क में चला जाए। तो अब कौन सा सॉफ्टवेयर ऐसा होगा जो ये डिसाइड करे कि कौन सी प्रोसेस को उठा के हार्ड डिस्क से रैम में लेकर आना है, और फिर रैम से सीपीयू में लेकर जाना है, और फिर सीपीयू से या तो हार्ड डिस्क में लेकर जाए या फिर रैम में लेकर जाए। तो आप समझो कि आपके पास बहुत सारी प्रोसेसेस हैं, हार्ड डिस्क में भी बहुत सारी प्रोसेसेस रखी हुई हैं, रैम में भी बहुत सारी प्रोसेसेस रखी हुई हैं। तो अब कैसे डिसाइड होगा कि किस प्रोसेस को सिलेक्ट करना है? ठीक है ना, अगर मान लो कि आपके कॉलेज में कोई कंपनी आई, ठीक है ना, मैं अपने वीडियो को थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, कट रहा होगा, ठीक है, मैं अपने वीडियो को थोड़ा सा मिनिमाइज कर लेता हूँ। तो अब आप सोचो कि आपके कॉलेज में कोई कंपनी आई, ठीक है, और अब उस कंपनी को डिसाइड करना है कि किसको सिलेक्ट करें। तो अब आपके कॉलेज में बहुत सारे स्टूडेंट हैं, तो वो क्या करेंगे, इंटरव्यू राउंड रखेंगे कि पहला एक इंटरव्यू राउंड रखा, उसमें से कुछ बच्चों को सिलेक्ट किया, फिर एक इंटरव्यू राउंड रखा, या फिर अलग अलग लोग अलाउ कर देंगे कि एक काम करो तुम उस क्लास में जाओ और उस क्लास में से कुछ लोगों को सिलेक्ट करके लाओ, दूसरे को बोल दिया जाएगा तुम दूसरी जगह पे जाओ और उस घर से कुछ लोगों को सिलेक्ट करके लाओ। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक से ज्यादा लोग होंगे जो उनको काम एलोकेट कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर भी एक से ज्यादा सॉफ्टवेयर होते हैं, ठीक है। एक सॉफ्टवेयर होता है जिसका काम होता है कि हार्ड डिस्क से कौन सी प्रोसेस को कौन सी प्रोसेस को उठा के रैम में लेकर आना है, ठीक है। सॉफ्टवेयर ना बोल के प्रोग्राम हम बोल सकते हैं, क्योंकि सॉफ्टवेयर एक बहुत बड़ा टर्म हो जाता है, प्रोग्राम एक छोटा टर्म होता है, ठीक है। वैसे कोई प्रोग्राम और सॉफ्टवेयर कोई बहुत अलग अलग बातें नहीं है, लेकिन फिर भी हम प्रोग्राम बोलेंगे, ठीक है। तो एक प्रोग्राम होगा जो चलेगा और डिसाइड करेगा कि हार्ड डिस्क में जितनी भी प्रोसेसर्स रखी हुई हैं उनमें से किसको रैम एलोकेट करे। फिर एक दूसरा प्रोग्राम होगा जो ये डिसाइड करेगा कि रैम में जितने भी प्रोग्राम रखे हुए हैं, प्रोसेसर्स रखी हुई हैं, उसको किसको सीपीयू एलोकेट करे। और फिर एक और प्रोग्राम चलेगा जो ये डिसाइड करेगा कि सीपीयू में से किस प्रोसेस को बाहर निकाला जाए और दूसरी प्रोसेस को अंदर लेकर आया जाए। तो टोटल 3 तरीके के प्रोग्राम आपके चलेंगे। उन 3 में से एक का नाम है लॉन्ग टर्म शेड्यूलर, जिसको कि हम जॉब शेड्यूलर भी बोलते हैं। दूसरा एक प्रोग्राम है जिसका नाम है शॉर्ट टर्म शेड्यूलर, जिसको कि हम सीपीयू शेड्यूलर भी बोलते हैं। और तीसरा एक प्रोग्राम है मीडियम टर्म शेड्यूलर, ठीक है। तो अब शेड्यूलर क्या होता है? अ प्रोसेस माइग्रेट अमंग द वेरियस शेड्यूलिंग क्यू थ्रू इट्स लाइफ टाइम। मतलब कि जो आपकी प्रोसेस होती है वो माइग्रेट करती है। माइग्रेट करना मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाना,
दूसरी जगह से तीसरी जगह जाना। तो अ प्रोसेस माइग्रेट अमंग वेरियस शेड्यूलिंग क्यू मतलब कि अलग अलग जो है रास्तों से होते हुए जाता है, मतलब अलग अलग जो लाइनें हैं वो लगानी पड़ती है। मान लो कि पहले उसने लाइन लगाई रोटी लेने के लिए, है ना, हम लोग खाना खाने के लिए जा रहे हैं, तो हर एक जगह पे लाइन लग रही है। पहले हमने लाइन लगाई रोटी लेने के लिए, फिर हमने लाइन लगाई सब्जी लेने के लिए, फिर हमने लाइन लगाई चावल लेने के लिए। तो हम एक लाइन से निकले नहीं कि दूसरी लाइन में लग गए, दूसरी लाइन से निकले नहीं कि तीसरी लाइन में लग गए। तो ये अलग अलग क्यूज हैं। इनपुट आउटपुट क्यू हो सकती है, रेडी क्यू हो सकती है, अलग अलग क्यूज हैं। तो एक प्रोसेस जो है वो कई सारी क्यूज से होते हुए गुजरती है अपनी लाइफ टाइम में। आई बात समझ में? तो अ प्रोसेस माइग्रेट अमंग वेरियस शेड्यूलिंग क्यू थ्रू आउट इट्स लाइफ टाइम। द ऑपरेटिंग सिस्टम मस्ट सिलेक्ट फॉर शेड्यूलिंग पर्पस प्रोसेस फ्रॉम दीज क्यू इन सम फैशन। अब अगर क्यू में से अगर किसी प्रोसेस को अगर निकालना है तो ऑपरेटिंग सिस्टम को एक प्रोग्राम चलाना पड़ेगा, एक शेड्यूलिंग एल्गोरिथम लगानी पड़ेगी कि वो डिसाइड कर सके कि उसमें से किसको सिलेक्ट करना है। द सिलेक्शन प्रोसेस द सिलेक्शन प्रोसेस इज कैरीड आउट बाय द अप्रोप्रिएट शेड्यूलर। और ये जो सिलेक्शन का प्रोसेस होता है ये जिस भी प्रोग्राम के थ्रू डिसाइड किया जाता है उस प्रोग्राम को हम बोलते हैं शेड्यूलर। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि शेड्यूलर क्या है, तो शेड्यूलर एक प्रोग्राम है जो ये डिसाइड करता है कि कोई कौन सी प्रोसेस को सिलेक्ट किया जाएगा। तो सिलेक्शन प्रोसेस जो होता है वो शेड्यूलर करता है। अब शेड्यूलर भी तीन तरीके के होते हैं। क्यों? क्योंकि सिलेक्शन जो है वो अलग अलग जगह से करना पड़ सकता है। हार्ड डिस्क में से सिलेक्ट करना एक अलग काम है, रैम में से सिलेक्ट करना एक अलग काम है, और सीपीयू में से सिलेक्ट करना एक अलग काम है। एक शेड्यूलर ऐसा होगा जो हार्ड डिस्क को अच्छे से पहचानता है, तो वो हार्ड डिस्क में से सिलेक्शन करना अच्छे से उसको आता है, इसलिए उसके लिए एक अलग शेड्यूलर होगा। एक दूसरा शेड्यूलर होगा जो रैम को अच्छे से समझता है, तो वो रैम में से सिलेक्शन अच्छे से कर पाएगा, इसलिए उसके लिए एक अलग शेड्यूलर होगा। एक तीसरा शेड्यूलर होगा जो कि सीपीयू को अच्छे से समझता है, तो उसके लिए वो अच्छे से सिलेक्शन कर पाएगा। जैसे कि मान लो कि आप अपने घर में अगर मान लो कि आपको कुछ भी चीज पसंद करने लेकर आनी है ना, आपको मान लो कि आपको अपने लिए बाइक खरीदनी है ना, तो आपको बाइक खरीदनी है तो आपको पता है कि आपको किसके साथ जाना है जो कि आपको आपके मनपसंद की बाइक दिला दे। हो सकता है कि आप अपने दोस्त के साथ जाके पसंद कर आओ। क्यों? क्योंकि उसको बाइक के बारे में ज्यादा नॉलेज है, तो वो एक अलग शेड्यूलर हो गया जो आपको सिलेक्शन करने में हेल्प करेगा। ठीक है। अगर मान लो कि आपको स्कूल डिसाइड करना है कि कौन से स्कूल में आपको एडमिशन लेना है, तो आप किसके साथ जाओगे? आप अपने मम्मी पापा के साथ जाओगे। क्यों? क्योंकि उनको ज्यादा अच्छे से पता होगा कि कौन सा स्कूल सिलेक्ट करना है, तो वो आपके लिए शेड्यूलर कौन हो गए? आपके मम्मी पापा हो गए। ठीक है। और मान लो कि आपको कपड़े लेने के लिए जाना है, तो कपड़े लेने के लिए मान लो कि आप अपने भाई के साथ जाओ या फिर आप अपनी सिस्टर के साथ जाओ। क्यों? क्योंकि सिस्टर को आपको अच्छे से जानती है कि कौन से कपड़े आपके ऊपर अच्छे लगेंगे, तो उस समय आपका शेड्यूलर कौन होगा? आपकी सिस्टर। तो आपको क्या चीज सिलेक्ट करनी है उसके अकॉर्डिंग आपका शेड्यूलर डिसाइड होगा। क्यों? क्योंकि वो शेड्यूलर जो है वो उस काम में परफेक्ट है, उस सिलेक्शन में परफेक्ट है। ठीक है। तो अगर हार्ड डिस्क से कोई प्रोसेस को सिलेक्ट करके अगर रैम में लेकर आते हैं तो वो काम करता है लॉन्ग टर्म शेड्यूलर। लॉन्ग टर्म शेड्यूलर का काम है कि कौन सी प्रोसेस जो है उसको हार्ड डिस्क से उठाकर रैम में लेकर आए, वो काम कौन करता है? लॉन्ग टर्म शेड्यूलर। रैम में से किस प्रोसेस को उठाकर सीपीयू एलोकेट करे, वो काम करता है शॉर्ट टर्म शेड्यूलर। और सीपीयू में से अगर मान लो कोई प्रोसेस को हमें बाहर लेकर जाना है और दोबारा से उसको सीपीयू एलोकेट करना है किसी और प्रोसेस को, तो सीपीयू से कौन सी प्रोसेस को बाहर लेकर जाना है और दूसरे को अंदर लेकर आना है, स्वैप इन स्वैप आउट करना है, वो काम करता है मीडियम टर्म शेड्यूलर। अब आपको समझ में आ गया कि लॉन्ग टर्म शेड्यूलर क्या करता है? लॉन्ग टर्म शेड्यूलर हार्ड डिस्क से कोई प्रोसेस को उठा के रैम में लेकर आता है, रैम में से किस प्रोसेस को उठाकर सीपीयू एलोकेट करना है वो काम कौन डिसाइड करता है? वो डिसाइड करता है शॉर्ट टर्म शेड्यूलर। और सीपीयू में से किस प्रोसेस को बाहर निकालना है और दूसरे को एलोकेट करना है वो काम करता है मीडियम टर्म शेड्यूलर। अब इसका नाम लॉन्ग टर्म शेड्यूलर क्यों रखा है? क्योंकि हार्ड डिस्क में से रैम में जब हमें प्रोसेस को लेकर आना है तो वो काम जो है बहुत देर में करना पड़ता है, बहुत फ्रीक्वेंटली नहीं करना पड़ता। आपने अभी अगर मान लो वीडियो चलाना स्टार्ट कर दिया तो आप कभी दूसरा प्रोसेस जो है वो तुरंत स्टार्ट नहीं करोगे, वो थोड़े टाइम बाद स्टार्ट करोगे। ठीक है ना। आप इतनी जल्दी जल्दी काम नहीं करते हो, आप बहुत आराम आराम से काम करते हो। जो यूजर होता है वो आराम आराम से काम करता है। अगर उसने एक
प्रोसेस को अगर एग्जीक्यूट करने के लिए अगर क्लिक किया है तो दूसरी प्रोसेस को सिलेक्ट क्लिक करेगा थोड़ी देर बाद। तो लॉन्ग टर्म शेड्यूल जो है, शेड्यूलर जो है वो लॉन्ग टाइम डिले में काम करता है। लेकिन रैम के अंदर से जल्दी जल्दी प्रोसेसर्स को सिलेक्ट करके लेकर आना, ये काम जल्दी जल्दी होता है, बहुत शॉर्ट टर्म में होता है, इसलिए इसका नाम रखा गया है शॉर्ट टर्म शेड्यूलर। ठीक है। और मीडियम टर्म शेड्यूलर उन दोनों के बीच में मैनेज करता है, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म के बीच में मैनेज करता है, इसलिए इसका नाम रखा गया है मीडियम टर्म शेड्यूलर। आ गई बात समझ में। लॉन्ग टर्म शेड्यूलर को हम जॉब शेड्यूलर भी बोलते हैं क्योंकि वो जॉब पिक करता है, और शॉर्ट टर्म शेड्यूलर को हम सीपीयू शेड्यूलर भी बोलते हैं क्योंकि वो सीपीयू में एलोकेशन करवाता है। और बाद में तीसरा होता है मीडियम टर्म शेड्यूलर। ठीक है। तो इंटरव्यूज में ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है कि बताओ शेड्यूलर क्या होता है, लॉन्ग टर्म शेड्यूलर क्या करता है, शॉर्ट टर्म शेड्यूलर क्या करता है, मीडियम टर्म शेड्यूलर क्या करता है। अगर हमने हार्ड डिस्क से रैम में लेकर आ रहे हैं तो कौन सा शेड्यूलर चलेगा, रैम से सीपीयू में लेकर आ रहे हैं तो कौन सा शेड्यूलर चलेगा। ना कि इंटरव्यूज में पूछा जाता है, गेट नेट में भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाता है, और ये बहुत सारे बच्चे नहीं बता पाते हैं, इतनी बेसिक चीज भी नहीं बता होती है। तो आई थिंक अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि टाइप्स ऑफ शेड्यूलर क्या होता है। अब तो कोई गलत नहीं करेगा, सबको समझ में आ गया। ठीक है। और फिर होता है डिस्पैचर। डिस्पैचर क्या होता है? इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेविंग एंड लोडिंग द कंटेक्स्ट ऑफ द प्रोसेस। जो मैंने आपको बताया था, अभी मैंने आपको प्रीवियस डायग्राम में क्या बताया था, मैंने आपको प्रीवियस डायग्राम में ये बताया था कि हमें जब भी कोई प्रोसेस को करते हैं तो उसको सेव करना पड़ता है पुरानी प्रोसेस को, और नई प्रोसेस को रिलोड करना पड़ता है। तो ये जो काम होता है ये कौन करता है? ये करता है डिस्पैचर। ठीक है। मैंने आप लोग को ये बताया था कि अगर हम कंटेक्स्ट स्विच करते हैं, अगर मान लो कंटेक्स्ट स्विच किसको बोलते हैं, अगर हम एक प्रोसेस से दूसरी प्रोसेस में जा रहे हैं, मान लो कि प्रोसेस P0 चल रहा था और उसको हटा के हम प्रोसेस P1 को चला रहे हैं, और अगर हम प्रोसेस P1 से P0 पे आ रहे हैं तो इसको हम बोलते हैं कंटेक्स्ट को स्विच करना। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं कंटेक्स्ट स्विच करना। कि प्रोसेस P0 चल रही थी, फिर हमने प्रोसेस P1 को चला रहे हैं, फिर प्रोसेस P0 को चला रहे हैं, तो स्विच कर रहे हैं, कंटेक्स्ट P0 P1 P0 P1, या फिर P0 P1 P2 P0 P1 P2। तो 2 3 4 कितनी भी प्रोसेस के ऊपर अगर हम एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, दूसरी से तीसरी जगह जा रहे हैं, तो इसको हम बोलते हैं कंटेक्स्ट स्विच करना। और जब भी हम कंटेक्स्ट स्विच करते हैं तो हमें 2 काम करने पड़ते हैं। जिस प्रोसेस को हम छोड़ रहे हैं उसका कंटेक्स्ट को हमें सेव करना पड़ता है, और जिस प्रोसेस को हम स्टार्ट कर रहे हैं उसका कंटेक्स्ट को हमें रिलोड करना पड़ता है। और ये जो दोनों काम होते हैं, सेव करना और रिलोड करना, इस काम को कौन करता है? इस काम को जो सॉफ्टवेयर करता है, जो प्रोग्राम करता है, उसको हम बोलते हैं डिस्पैचर। ठीक है। तो डिस्पैचर क्या हो गया? डिस्पैचर, देखो डिस्पैचर क्या हो गया? इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेविंग, एंड लोडिंग द कंटेक्स्ट ऑफ द प्रोसेस। कंटेक्स्ट मतलब आपका प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक। द कंटेक्स्ट स्विचिंग इज डन बाय डिस्पैचर। तो ये जो डिस्पैचर है ये हमारा काम करता है। तो अगर हम बोलते हैं कि हमारा एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस के ऊपर हम जा रहे हैं, तो ये काम कौन कर रहा है? ये काम कर रहा है डिस्पैचर। ठीक है। तो कंटेक्स्ट को सेव करना और दूसरे कंटेक्स्ट को रीलोड करना, इस काम को कौन कर रहा है? डिस्पैचर कर रहा है। क्लियर है? आ गई बात समझ में? यहां तक तो मुझे नहीं लगता कि किसी को कोई डाउट होना चाहिए। क्लियर है? चलिए, तो आज की क्लास मुझे लगता है बहुत अच्छी रही। मैंने बहुत सारे कंसेप्ट्स आपको बताए हैं। आई होप आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। जो मैंने बातें कही है, मैं मान के चल रहा हूँ कि आपको 100% समझ में आ गई होगी। अगर नहीं समझ में आई होगी तो मैं कोशिश करूंगा कि अगली बार से और आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करूं। बट मुझे लगता है कि अगर 90% भी अगर इसमें समझ में आ गया है ना, तो आगे आने वाले लेक्चर्स में आपको बचा हुआ 10% भी आ जाएगा। अगर आप पहली बार अगर ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ रहे हो तो जरूर हो सकता है कि आपको 5-10% कुछ ना समझ में आया हो, तो वो भी आपको आने वाले वीडियोस में समझ में आ जाएगा। ठीक है। चलिए, तो थैंक यू वेरी मच। ज्यादा से ज्यादा लोग को शेयर करना, कोई भी वीडियो को मिस नहीं करना। वीडियोस की ड्यूरेशन आपको लंबी लंबी दिख रही होगी, लेकिन इस वीडियो में मैंने वो सारी चीजें पढ़ाई है जो कि आपको कभी कहीं नहीं मिलेगी। और ये जो लेक्चर्स है, ये मैं इसी मंथ में कंप्लीट करने का टारगेट है।